नमस्कार साथियों, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाइयाँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जिसमें हम करंट अफेयर की वीकली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने पहले ही फर्स्ट वीक को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वीक का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है और सेकंड वीक का जो सेकंड पार्ट है वो आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात करेंगे, जो केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य क्या कर रही है, एक कल्याण बोर्ड बना रही है यहाँ के श्रमिकों के लिए, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रहे हैं। अब इस कल्याण बोर्ड के तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो श्रमिक हैं उनको पेंशन और चिकित्सा की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ में ही जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था और उनके विवाह का जो खर्चा है वो भी जो केरल की गवर्नमेंट है वो उठाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो 100 दिनों का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च कर रही है। ठीक है, और इसका ये जो यूपी ग्लोबल सिटी है अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो राज्य में जो शहरी क्षेत्र हैं उनको किस तरीके से वैश्विक मानकों पर लाया जाए, उनका किस तरीके से एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, है ना। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए शहरी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, जो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और सौंदर्यीकरण पर काम किया जा रहा है, और साथ में ही जो अपशिष्ट निकलते हैं शहरों से उसका निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो एक और अभियान चला रही है जिसका नाम है स्वच्छ ढाबा अभियान। स्वच्छ ढाबा अभियान में ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में जो वहां से कचरा निकलता है उसका सही तरीके से निपटान किया जा रहा है, और ये अभियान मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, कहां पर किया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, किस जगह पर हुआ है। अब कब तक चलेगा ये? तो 8 से 10 जनवरी तक चलेगा। और ये कौन से नंबर का एडिशन है? तो 17th नंबर का एडिशन है ना। और इसका जो थीम है वो क्या है? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, है ना, इसकी थीम है। और इसमें 70 विभिन्न देशों से 3500 से अधिक जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। चीन ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी है। देखो, एशिया में तो चीन फर्स्ट नंबर पे है, बट अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जो जर्मनी है वो पहले ही इस तरीके की ट्रेन लॉन्च कर चुका है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये एक ऐसी ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, साथ में ही बिना ईंधन भरे ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के बारे में हम जानते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अब पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगी, है ना। देखो ये जो है फरवरी महीने में दुबई टेनिस चैंपियनशिप खेलेंगी और उसके बाद संन्यास ले लेंगी। और ये कितने साल की है? तो ये 36 साल की है। साथ में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न, उससे भी ये सम्मानित हुई हैं। पद्म भूषण भी इनको मिला है। साथ में ही इन्होंने टेनिस से रिलेटेड बहुत सारे खिताब जीते हैं, जैसे कि डबल्स में 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 का विलंबडन, 2015 का यूएस ओपन का खिताब इनके नाम रह चुका है। जम्मू कश्मीर राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। अब देखिए ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर राज्य के थे, पहली बात। दूसरी चीज, साहित्य के क्षेत्र में कहा जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। इसको ये जीत चुके थे रहमान राही, है ना। अब देखो 1961 में इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है नवरोज ए सबा। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साथ में ही इनको सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2007 में इनको मिला था। किस संग्रह के लिए? तो इस संग्रह का नाम याद रखिएगा, सियाह रुद जरीन मंज, है ना। इसके लिए इनको पुरस्कार मिल चुका है। साथ में ही 2000 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था।
छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक छेर छेरा फसल महोत्सव मनाया जाता है। अब देखो, छत्तीसगढ़ में जो हिंदू कैलेंडर है, पौष के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। जो पूर्णिमा की रात होती है उस दिन, साथ में ही खेती के बाद जब फसल घर पर आती है तो उसकी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति 9 नवंबर 2022 2022 को हुआ था। ये भारत के 50th जो CGI हैं उसकी पोस्ट पर ये अभी नियुक्त किए गए हैं, उनके पद पर ये नियुक्त किए गए हैं, शपथ ली है। इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार, है ना। और ये अवार्ड किसने दिया है, ये पुरस्कार इनको किसने दिया है, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने इनको दिया है। ये कहा गया है कि DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी जो सेवाएं दी हैं उसके लिए इसको प्रदान किया गया है। चेतन शर्मा को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसको, चेतन शर्मा को। ये पहले भी थे और इनको दोबारा इस पद के लिए चुन लिया गया है। साथ में ही इस समिति के अन्य सदस्य हैं शिव कुमार दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरत। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में। इसको स्टार्ट कर दिया गया है 8 जनवरी 2023 से और ये 14 जनवरी 2023 तक ये चलेगा महोत्सव। अब इसमें आपको पता है कि G20 का सम्मेलन भारत के अलग अलग हिस्से में हो रहा है। तो जो भी डेलीगेसी आई हुई है G20 के समिट के लिए, उनको भी आमंत्रित किया गया है इस महोत्सव के लिए। और थीम क्या है, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य के साथ में इसको मनाया जा रहा है, जिसमें 68 देशों के साथ में 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा ले रहे हैं। और भारत के जो अन्य राज्य हैं, भारत के जो 14 राज्य हैं, उससे भी 65 पतंगबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार RRR फिल्म के जो निदेशक हैं SS राजामौली को मिला है। किसको मिला है, SS राजामौली को मिला है। किस फील्ड में मिला है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्रिटिक्स के जो फील्ड है उसमें मिला है। अब देखो, इसके साथ में ही इस अवार्ड में कॉलिन फैरल हैं, उनको 2 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया है, जबकि के ह्यू क्वान बेस्ट सहायक एक्टर नियुक्त के लिए अवार्ड जीत गए हैं और के पॉमेर को बेस्ट सहायक एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन अगले साल 2023 जनवरी में होने वाला है। और साथ में ही ये न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार की स्थापना साल 1935 में की गई थी। यानी 1935 में ही न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल का जो ये अवार्ड है, इसकी स्टार्टिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया। ये 88 वर्ष के थे, है ना। अब देखो, इनका कहां से संबंध था, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे और इन्होंने भारत के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दी थी। सबसे पहला तो ये 3 बार यूपी विधानसभा के खुद अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके साथ साथ में 2014 से 2019 के बीच में पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं और साथ में ही उन्होंने बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह को हैरिस काउंटी जज के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। ये अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम क्या है, मनप्रीत मोनिका सिंह। उस्मान जिला अदालत महाराष्ट्र राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है। कौन सी कोर्ट बन गई है, ई कोर्ट बन गई है। कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में। वहां की जिला अदालत है उस्मानाबाद, है ना, वो ई कोर्ट बन गई है। अब 8 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया गया और साथ में ये कहा गया कि इस कोर्ट के तहत जो भी तालुके आएंगे या इस कोर्ट में जो भी काम किया जाएगा वो पेपरलेस काम किया जाएगा, यानी ई टेक्निक पर आधारित काम किया जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO
किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। और जब भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी मंजूरी दे दी उसके बाद ऐसा किया गया है। और इनकी नियुक्ति के बाद ये 3 साल तक इस पद पर काम करेंगे। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, जो सर्बिया से खेलते हैं, उन्होंने अपने कैरियर का 92nd नंबर का टूर खिताब जीत लिया है। देखो, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2019 के बाद से लगातार कई सारे इन्होंने जो है खिताब जीते हैं। साथ में ही इन्होंने 24 मैचों में से 23 मैच ये जीत गए हैं। और एक और अपडेशन कि सबसे ज्यादा पुरुष ग्रैंड स्लैम विजेता कौन कौन है पुरुष वर्ग में? तो राफेल नडाल का नाम आता है। ये कहाँ हुआ था? एलिडेड इंटरनेशनल टाइटल के फाइनल में इन्होंने ये खिताब जीता है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया। कब किया गया? 7 जनवरी 2023 को। अब देखो, धोनी ने 7 जनवरी 2023 को मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा, जिसका नाम क्या है? अनजान साक्षी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनजान साक्षी क्या है, किसकी रचना है? तो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है, जिसका विमोचन किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। और इसकी जो पहली प्रति है वो किसको दी गई? तो वो दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ मारवन अल मुल्ला को दी गई है। भारत और ब्रिटेन में यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम प्रारंभ कर दी है। इसके बारे में बात पहले ही हो चुकी थी, जो बाली में G20 हुआ था 2022 का सम्मेलन, उसमें फाइनली एक विधि के रूप में, एक कागजी रूप में स्टार्ट कर दिया गया है भारत और ब्रिटेन में यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। इसके तहत क्या है? इसके तहत है 18 से 30 वर्ष आयु के बीच में 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। मतलब वो जाकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं 2 साल तक, है ना। 18 से 30 वर्ष के जो आयु के बीच में जो युवा वर्ग है भारत के, उनके बारे में है ये। अमूल इंडिया कंपनी के एमडी हैं कौन? श्री RS सोडी, ठीक है ना, एमडी थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह एक अस्थायी तौर पे जो काम संभाल रहे हैं वो हैं जयन मेहता। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल। और इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल के, पिनाराई विजयन, इन्होंने बताया कि केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था लागू कर चुका है। सबसे पहले केरल में 2021 में त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू किया गया था। देखो, चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा। और ये संग्रहालय चंद्रशेखर आजाद की जो 117वीं जयंती है उसके अवसर पर उन्नाव के बदरका उनकी मातृभूमि है जहां उनका जन्म हुआ था, वहां पर बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने करी है? तो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने करा है। 10 जनवरी 2023 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, 10 जनवरी 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार को और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य होता है। इस बार जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा होगा की महत्व को भूले। अब कब से स्टार्ट किया गया था हिंदी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का? तो देखो, 2006 में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि हिंदी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व चीफ जस्टिस कौन? रंजन गोगोई, है ना। इन्होंने असम राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। और असम के जो सीएम है वो कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसमें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जो कुछ भी काम किया उसका पूरा विवरण इस डायरी में लिखा हुआ है। भारतीय अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ
AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। देखो, जो AC चरानिया है उन्हें नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसने नियुक्त किया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये भव्या लाल की जगह लेंगे। अब नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 में की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन है? तो ड्वाइट डी आइजनहावर हैं। और यहाँ के जो प्रशासक है अभी प्रेजेंट टाइम के नासा के, उनका नाम है विल नेंसल। 23 जनवरी से 24 जनवरी 2023 के बीच में नई दिल्ली में सैन्य, ट्रेड और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है दिल्ली के। कब? गणतंत्र दिवस के समारोह के मौके पर, साथ में ही पराक्रम दिवस, यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी जयंती के अवसर पर, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये 126वीं जयंती है इनकी, तो इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। साथ में ही इसका जो उद्देश्य है वो जो बहादुर, जितने भी बहादुर सैनिक हैं उनके बलिदानों को याद करने के लिए, और भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको उसको याद करने के लिए, उसको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर अपडेट दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इस समय? तो जनरल अनिल चौहान है। सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को दिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को दिया गया है। यानी पुरुष वर्ग में हैरी ब्रूक को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को महिला वर्ग में दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, जिसकी कब दिया गया है? ये घोषणा कब की गई है? 11 जनवरी को। जो ओडिशा की गवर्नमेंट है वो एक स्कीम चलाती है ना, उस स्कीम का नाम है जग। क्या नाम है? जग, झुग्गी सुधार पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम। अब देखो ये क्या है। उड़ीसा की जो सरकार है उसने 2018 मई में स्टार्ट किया था स्लम निवासियों के लिए उड़ीसा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर जग मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उड़ीसा में जितने भी झुग्गीवासी हैं उनको प्रॉपर जमीन दी जाए, उनको रहने की घर की व्यवस्था की जाए। साथ में ही उड़ीसा ये चाहता है, उड़ीसा गवर्नमेंट की ऐसी मानसिकता है कि वो 2023 तक एक झुग्गी मुक्त वाला राज्य बन जाए, भारत का पहला, है ना। तो इसी क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है ना। और 2019 में भी 2019 में परियोजना की झुग्गीवासियों को भूमि पट्टा सुधार प्रदान करने में अपनी सफलता के लिए पहले भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है जग स्कीम को, जग मिशन को उड़ीसा के। दक्षिण अफ्रीका के एक ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है ड्वेन पिटोरियस। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये 33 साल के हैं। ये इन्होंने T20 इंटरनेशनल 30 T20 इंटरनेशनल, 27 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले हैं, और 2 विश्व कप में भी ये शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा कि ये T20 और अन्य लीग को फोकस करेंगे, यानी जो ओडीआई है उससे वो टेस्ट मैच है, ओडीआई है, वो ये नहीं खेलेंगे, लेकिन T20 क्रिकेट और अन्य लीग पर ये फोकस करेंगे। अदर पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया है। किसको? अदर पूनावाला को। किसके द्वारा दिया गया है? तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं, उनके द्वारा दिया गया है। क्यों दिया जा रहा है? तो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए। अब देखो, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके कार्यकारी अधिकारी हैं अदार पूनावाला, और इनको दिया जा रहा है पतंग राव कदम पुरस्कार। और किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल के द्वारा।
कौन थे ये पतंगराव कदम? तो ये महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की को मंजूरी दी है। कौन सी गवर्नमेंट ने? उत्तराखंड राज्य ने। प्रदेश ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था, यानी पहले ही इस बिल को पास कर लिया गया है। और अब क्या है, अब जो है ऑफिशियली इसको लागू कर दिया गया है कि अब सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलेगा उत्तराखंड की महिलाओं को। और ये इस राज्य में रह रही हो, उत्तराखंड में रह रही हो या कहीं दूसरे स्टेट में रह रही हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। इनका जो अधिवास है यानी डोमिसाइल है वो उत्तराखंड का होना चाहिए। जो 83 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है? वो जयपुर राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। इसके इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया है। कब किया है? 11 जनवरी को करा है। और इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो भाग ले रहे हैं। साथ में हमारे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके साथ साथ अन्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकारी भाग ले रहे हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया है, जिसमें जापान का जो नाम है वो सबसे ऊपर है, यानी लगातार 5वीं बार जापान शीर्ष स्थान पर है। किस लिए जापान शीर्ष पर है? क्योंकि जापान ने 193 वैश्विक गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। यानी जो जापान का वीजा है, बिना वीजा के जापान की जनता 193 देशों में जा सकती है ना। और भारत का नंबर किसमें है? तो भारत का नंबर 85th है। क्या है? 85th है भारत का स्थान। और भारत ये स्थान साझा कर रहा है किसके साथ? मॉरिशस के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ में। अब कितने देशों में जा सकता है? तो 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। हालांकि 2022 में ये संख्या 60 थी। सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूपी कब लॉन्च किया गया है? तो 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु का जो लुलु मॉल है वहां पर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो महादेव बप्पा हलागट्टी के द्वारा किया गया है। 11 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक करना और मानव तस्करी से पीड़ित लोगों का जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, इसका उद्देश्य है। 2007 में 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया था। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो समिति है उसने। और उस समय जो राष्ट्रपति थे, देखो इसका किसने एक तरीके से एक दिन मनाने के लिए किसने ये बात कही थी? तो एक दिवस मनाने के लिए बोला था 2010 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के ओबामा, उन्होंने कहा था कि जनवरी माह में किया जाएगा। 10 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या आयोजित किया जा रहा है? तो सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग जो स्टार्ट किया गया है, जो 10 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा, है ना। इसमें जो है 12 टीमें हिस्सा लेंगी और 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देखो रेत पर चित्र बनाने वाले या रेत से चित्र बनाने वाले ओडिशा के रेत आर्टिस्ट पद्मश्री से नवाजे गए सुदर्शन पटनायक ने कटक में महानदी के तट पर रेत का प्रयोग करके विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बना ली है। किसने लंबी हॉकी स्टिक किसने बनाई है? तो सुदर्शन पटनायक ने बनाई है। कितनी लंबी है? तो 105 फीट लंबी है ना। और इन्होंने
5000 हॉकी गेंदों और 5 टन से अधिक रेत का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ में ही राउरकेला में निर्मित जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उड़ीसा में अभी हाल ही में नया स्टेडियम बना है जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, उसके बारे में भी वहां पर बताया है। इनका गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है 2017 में। किस लिए दर्ज था? इन्होंने 48 फीट पर सबसे ऊंचे रेत के महल का निर्माण किया था। अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसने आदेश जारी किया है? तो DOPT ने आदेश जारी किया है इसके लिए। अपर्णा सेन को जयपुर में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इनको ये अवार्ड 6 जनवरी 2023 को दिया गया। ये कौन है? तो ये अभिनेत्री, निर्देशक, पटकथा लेखिका और पटकथा लेखिका हैं। निजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, देखो यानी प्राइवेट सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है एक्सिस बैंक, उसने जो है इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, उससे 7% हिस्सेदारी खरीद ली है। और अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी का जो 20% हिस्सा है वो एक्सिस बैंक के पास आ गया है। DRDO ने उड़ीसा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। कहां पर हुआ है पहले तो ये देख लीजिए। तो उड़ीसा का जो समुद्र तट है वहां पर चांदीपुर है, चांदीपुर से ये परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया है 10 जनवरी 2023 को, और इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा और साथ में ही भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग है। हर्बल लाइफ ने महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? हर्बल लाइफ ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2022 का जो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो वो है भारत का दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। देखिए एयर क्वालिटी या एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, AQI के बारे में अगर हम बात करें तो 0 से 50 के बीच का जब AQI होता है तो वो बेहतर कहलाता है। 51 से 100 के बीच में संतोषजनक है, 101 से 200 के बीच में सामान्य है, 201 से 300 के बीच में खराब कहा जाएगा, 300 से 400 के बीच में बहुत खराब है, और 401 से 500 के बीच में गंभीर है। ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा थे कैंस्टेंटाइन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये 82 साल के थे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है, शॉर्टलिस्टेड किया गया है। साथ में ही इसमें काम करने वाले अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार को बेस्ट एक्टिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये मूवी जो है 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई और काफी विवादों में रही। इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? विवेक अग्निहोत्री। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी? तो 6.9% रहने का अनुमान है। मतलब 6.5 से जो परसेंटेज है वो बढ़कर 6.9 हो जाएगा। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया और 22-23 के अनुमान 6.9% से कम है। जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे पर आयोजित युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास? वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास, जो पहली बार भारत और जापान के बीच में हो रहा है। और ये कैसी एक्सरसाइज है? ये एक वायुसेना आधारित एक्सरसाइज है जिसमें जो कब से 12 से 26 जनवरी तक चलेगी जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर। इसका उद्देश्य क्या है? वायुसेनाओं के बीच में आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है ना। तो इसमें पहली बार कोई महिला पायलट भाग ले रही हैं और जो महिला पायलट भाग ले रही हैं उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। साथ में ही ये पहली बार कोई महिला फाइटर प्लेन उड़ाएंगी।
तो फाइटर प्लेन कौन सी उड़ाएंगी? तो सुखोई 30 MKI उड़ाएंगी। और इनके बारे में ये भी बता दूं कि अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और जो मोहना सिंह है 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर बनी थी और इन्होंने 2018 में MiG-21 को भी उड़ाया है। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लोरिस जो 36 साल के हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने ये घोषणा 2022 में फीफा विश्व कप अर्जेंटीना के खिलाफ जब ये फ्रांस हार गया था उसके बाद करा है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, उसके तहत केरल के 2 जो जगह है उनको चयनित किया गया है। वो जगहें कौन सी हैं? तो वो जगह है केरल के कोट्टायम में कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर, और उसके साथ में कर्नाटक के 2 लोकप्रिय गंतव्य मैसूर और हम्पी को चुना गया है विकास के लिए, है ना। तो ये क्या है? जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी एक स्कीम है, नई पर्यटन नीति द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। यानी किसी भी स्टेट के कम से कम 2 राज्य चूज किए जाते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में। साथ में ही इसमें 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी, ड्यूक फॉर ससेक्स ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है। और देखो एक पुस्तक है जो प्रिंस हैरी है उनकी है, ठीक है। इसका जो शीर्षक है वो क्या है? स्पेयर। और ये लॉन्च की गई है अमेरिकी उपन्यास KR मोहिरिंगन की सहायता से लिखी गई है और इसका प्रकाशन कर रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। और इसमें हैरी ने अपना उन विषयों पर प्रकाश डाला है जो उनके फैमिली और उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है उसमें जो कुछ भी कठिनाइयां आई हैं उससे रिलेटेड बातें बताई हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिसका नाम है सहर्ष। क्या नाम है? सहर्ष। शुरुआत कब की गई थी? तो अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई और अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध किया जाएगा। और इस योजना से, इस कार्यक्रम से, इस प्रोग्राम से जो प्रशिक्षित स्कूल हैं उनकी संख्या 2004 हो चुकी है, जबकि 200 और स्कूलों में जल्द ही प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। साथ ही जो त्रिपुरा के जो विभिन्न जिलों के 30 सहायक प्रधानाध्यापकों को भी सहर्ष कार्यान्वयन दूत के रूप में काम करने के लिए चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को जो एडिशन एक हो रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, 17th नंबर का एडिशन है ये, जो हो रहा है उसमें 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें से 2 के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला है कि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जिनको पुरस्कार दिया गया। साथ में ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भी सम्मान प्रदान किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 17वीं शताब्दी से अब तक भारत के इतिहास एवं बहादुरी की गाथाओं को नाट्य प्रस्तुति की जाएगी। साथ में ही जो मराठों का उदय था, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना और योगदान रहा है, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की जो जीवनी और उनका योगदान रहा है स्वतंत्रता के लिए, उन सभी बातों, उन सभी तथ्यों को, उन सभी बातों को जनता के सामने लाने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्रोजेक्शन, मैपिंग, जीवंत गतिविधियों, फिल्में, प्रकाशन, ध्वनि, अभिनेता, अभिनेत्रियां, नर्तकों, कठपुतलियों के कार्यक्रम होंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया के जो पब्लिक स्कूल में जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियली मान्यता दे दी गई है वहां के गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ने कहा कि जो पंजाबी जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से विकसित हो रही है,
80% के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। मतलब 80% से के हिसाब से लोग अपने घरों में पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसलिए इस लैंग्वेज को मान्यता प्रदान कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और राजधानी क्या है? कैनबरा। रविंद्र मंडलोई ने एक बुक लिखी है लेखक गीतकार जावेद अख्तर के ऊपर, और उस बुक का नाम है जादूनामा। ठीक है, इस बुक में जो लेखक और राजनीतिज्ञ हैं या गीतकार हैं, जावेद अख्तर, उनके बचपन की बातें, उनका जो संघर्ष था लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर, उनकी सफलताएं असफलताएं, इन सब के बारे में बात की गई है। इसका प्रकाशन किसने किया है? तो मंजुल पब्लिकेशंस ने इसका प्रकाशन किया है। व्यापार और निर्यात किसानों के सहयोग से स्पाइस, देखो स्पाइस बोर्ड इंडिया एक समिट कर रही है, ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, है ना, और ये 14th एडिशन का समिट है, विश्व मसाला कांग्रेस, ठीक है, जो 16 से 18 फरवरी के बीच में आयोजित की जाएगी ये समिट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर मसालों को लेकर जो भी उत्पादन है, उसका प्रसंस्करण कैसे किया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो ट्रेडिंग है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, है ना, तो इस फील्ड में एक समिट कराई जाएगी। और इसकी थीम क्या है? यानी 14th नंबर का जो ये एडिशन हो रहा है, इसका समिट हो रहा है, इसका थीम क्या है? तो विश्व स्पाइस कांग्रेस थीम है विजन 2030 स्पाइस, जिसमें स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा के ऊपर बात की जाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में हमेशा 12 जनवरी 2023 को। हमारे जो पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके जन्मदिन की दिवस के रूप में, है ना। तो अब ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था पहली बार, और उसके बाद 1985 से ही प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। अब इस अवसर पर क्या किया जाता है? तो इस अवसर पर बहुत सारी ऐसी सेमिनार, जो भाषण है, युवा वार्ता, योगासन, लेखन प्रतियोगिताएं, इस तरीके का काम, एक्टिविटीज की जाती हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनको यूथ आइकॉन माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26th एडिशन का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, उसका उद्घाटन किया है। कहां पर? कर्नाटक के हुबली में किया है। अब देखो, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, साथ में ही उनके जो आदर्श थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके योगदान के बारे में चर्चा की गई है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित युवा, विकसित भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विकास इस समिट के द्वारा किया गया, इस महोत्सव के द्वारा किया गया। कोटा की नीलगिरी की कोटा जनजाति है, जिसने हाल ही में एक त्योहार मनाया, जिस त्योहार का नाम है अयनूर अम्मनूर। अयनूर अम्मनूर, ये इस तरीके का त्योहार है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उनको फिर उसमें खाना पकाया जाता है, और मंदिर में उस मिट्टी के बर्तन को मंदिर में जाकर पहले जो देवता हैं उनको दिया जाता है, और उसके बाद उसमें बने हुए खाने को पूरे गांव में बांटा जाता है ना। तो इसमें लोग जो है अलग अलग प्रकार की वेशभूषा खाते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, और अलग अलग नृत्य करते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनजातीय त्योहार है जिसके बारे में दिया गया है। कोया जनजाति है, कहाँ की? तेलंगाना की, है ना। तो ये मेद्राम जात्रा त्योहार मनाती है। भगोरिया त्योहार कौन मनाता है? तो मध्य प्रदेश का जो आदिवासी है उनके द्वारा मनाया जाता है। मीम फुट उत्सव कौन मनाता है? तो मिजोरम की कुकी जनजाति है, वो मनाती है। सहरुल पर्व है, वो कौन मनाता है? तो ये जो है झारखंड के जो ट्राइब्स है वो मनाते हैं सहरुल पर्व। मेटा इंडिया ने क्या किया? तो देखो, मेटा इंडिया ने विकास पुरोहित को अपने व्यापार परिचालन के लिए ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का एक निदेशक नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? विकास पुरोहित जी को नियुक्त किया है मेटा इंडिया ने अपने व्यापार परिचालन के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में। अब इनका क्या काम रहेगा? ये
ये जो है प्रमुख ब्रांड और एजेंसियों के साथ कंपनी के रणनीतिक संबंधों के नेतृत्व करेंगे, ताकि भारत के प्रमुख चैनलों में मेटा की राजस्व वृद्धि को गति मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे साथियों का सुझाव था कि डेली करंट अफेयर की क्लास होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम कल से डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो अपलोड कर दी जाएगी सुबह मॉर्निंग में। इसके साथ में ही यहाँ पर लिंक दिया गया है। ये सारे सोशल मीडिया के लिंक है जिसके माध्यम से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। साथ में ही यहाँ पर टेलीग्राम का जो ये लिंक दिया गया है, इसमें मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ है, उसको आप पढ़ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ दिया है, पहले तो आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।